हेलो ऑल, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सीए राहुल जैन। जो भी जब भी जहां से मुझे सुन रहा है, बस ध्यान से सुनना बच्चों। हमारी वन शॉट रिवीजन सीरीज के तहत आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 3, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसे हम लेबर कॉस्ट भी बोलते हैं। उसका वन शॉट रिवीजन, एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन, जो आपके लिए एग्जाम में पूरी तरह से फ्रूटफुल होगा। जो भी लेबर से रिलेटेड चैप्टर है बच्चों, जो भी लेबर कॉस्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, वो सारे मैंने इस रिवीजन में कवर किए हुए हैं। इतने कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इस रिवीजन में आपको पढ़ाने वाला हूं। टोटल 10 कॉन्सेप्ट्स हैं और इन 10 कॉन्सेप्ट्स में सारा प्रैक्टिकल टॉपिक लेबर का कवर हो जाएगा बच्चों। थ्योरी के लिए आई विल मेक अ सेपरेट रिवीजन वीडियो। यहां पर हम कवर करेंगे सारा प्रैक्टिकल चैप्टर। सुन रहे हैं आप मेरी बात को बच्चों? चलिए, ये बात तो समझ में आ गई सर। अच्छा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जैसे इनको ऐसे देख सकते हो, इतने से नोट्स हैं। इतने में पूरा लेबर चैप्टर खत्म हो गया। सर ये इतने से नोट्स ये क्या है? ये आपको, अगर ये मेरे हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में ये मेरी रिटर्न बुक है, जो कंप्लीट बुक हमारी लिखी हुई है लेबर से रिलेटेड भी, तो ये पूरी बुक भी आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। सो डिटेल बुक भी है, समरी नोट्स भी हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज चैप्टर नंबर 3। बच्चों, ये चैप्टर आखिर है क्या? सिंपल है यार। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप मटेरियल कितना भी रख लो, उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज लेबर। तो उस लेबर को कैसे पेमेंट होगा? सबसे पहले तो उसका सैलरी कैसे बनेगा? एम्प्लॉयर के ऊपर क्या बर्डन आएगा? लेबर एब्जॉर्प्शन रेट कैसे होगा? प्रोडक्ट के ऊपर कैसे चार्ज करेंगे जो हम उसे लेबर पे कर रहे हैं? आइडल टाइम, जो खाली टाइम जाएगा, उसका क्या करना? ओवर टाइम अगर उससे काम कराया तो हमें क्या करना? कैसे उसे बोनस हमें देना है? उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालना है? तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस पूरे के पूरे रिवीजन वीडियो में बच्चों। लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट नंबर 1, दैट इज एम्प्लॉय ग्रॉस और नेट वेजेस पेबल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आखिर क्या कॉन्सेप्ट है सर? इसमें हमें क्या पढ़ना है बच्चों? एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलती है और वो कितनी सैलरी घर ले जा पाता है, ये दोनों फिगर सेम नहीं होते। एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है और वो जो सैलरी घर ले जाता है, वो दोनों फिगर्स अलग होते हैं। तो हमें यही देखना है कि उस एम्प्लॉय की सैलरी है कितनी और वो एम्प्लॉय कितनी सैलरी घर ले जा पा रहा है। दैट इज ग्रॉस वेजेस और नेट वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय हम देखने जा रहे हैं। सपोज आप कहीं पर जॉब करते हो, सपोज आपका बेसिक वेजेस है से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपया महीना। आपको उसके अलावा डियरनेस अलाउंसेस, वेजेस के अलावा अलाउंसेस भी देते हैं, है सारा पार्ट ऑफ सैलरी। मैं अलाउंसेस, परक्विजिट्स, बोनस, इनकी डिटेल में वन शॉट रिवीजन में नहीं जा सकता हूं। जो मेरे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उनमें मैं एक एक एलिमेंट को भी अलग से समझाता हूं कि ये परक्विजिट्स क्या है, ये डीए क्या है, ये अलाउंसेस क्या है, ये आए कहां से। बट वन शॉट रिवीजन में इतना इन डेप्थ जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और एग्जाम से भी भटक जाएगा। सो मैं वन शॉट वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से आपको पढ़ाना चाहता हूं बच्चों। बेसिक वेजेस है सपोज आपका 20,000, सपोज आपको डीए मिल रहा है 10,000 जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। दूसरे भी आपको 5,000 रुपए के अदर अलाउंसेस भी सपोज मिल रहे हैं। बोनस भी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज 15,000 रुपए का बोनस भी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। और सपोज 20, 30, 35, 15, 50 और मान लो कि आपको 10,000 रुपए के वो परक्विजिट्स भी दे रहा है। तो अब आप नोटिस करो, आपकी ग्रॉस वेजेस कितना है जो एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है? 60,000 रुपया है। लेकिन क्या पूरा 60,000 एम्प्लॉय की बैंक में आ जाएगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये तो वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा, जो तय हुआ है। लेकिन इसमें से कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हैं जो उसकी सैलरी से काटने ही पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। और वो डिडक्शंस कौन से हैं? तो वो 5 डिडक्शन, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 डिडक्शंस हैं जो उसकी सैलरी से कटेंगे ही कटेंगे। और ये पांचों डिडक्शन कोई एम्प्लॉयर की जेब में नहीं आ रहे। कैसे? जैसे पहला डिडक्शन ईपीएफ। ईपीएफ क्या है साहब? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय की सैलरी से
कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। किस नाम पर, ईपीएफ के लिए। क्या ये एम्प्लॉयर रख लेता? नहीं, ये कहां जाएगा, एम्प्लॉय का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें जाके जमा हो जाएगा। तो एम्प्लॉय की सैलरी से कितना ईपीएफ कटा। अब इसमें एक और बात समझा दूं, ईपीएफ कितना परसेंट है, वैसे इन रियलिटी तो ईपीएफ 24% है। 12% एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है और 12% एम्प्लॉयर को अपनी जेब से मिलाना पड़ता है। तो और 24% जाता है ईपीएफ अकाउंट में। लेकिन अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वो 12% या 24% दे, क्वेश्चन कई बार हमारे 10% लिख देता है, 5% लिख देता है। तो क्वेश्चन जो बोले वो रेट आप ले लेना। सपोज इस बार आपको क्वेश्चन ने 10% बोला है कि ईपीएफ है। अब 10% काय का सर, ग्रॉस सैलरी का 10% या बेसिक और डीए का 10%। तो बेटा ये भी आपको क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि ईपीएफ बेसिक प्लस डीए का लेना है कि ग्रॉस सैलरी का लेना है। जनरली ईपीएफ जो है वो बेसिक प्लस डीए का लिया जाता है, मैं आपको ये बता दूं। तो मान लो कि बेसिक और डीए हो गए 20 प्लस 10 30,000, तो 3,000 रुपया भैया इसका 10% उसकी सैलरी से ईपीएफ कट जाएगा। क्या ये 3,000 रुपया एम्प्लॉयर की जेब में जा रहा है? फिर से ये डिडक्शन है, एम्प्लॉयर उसकी सैलरी से काट रहा है पर एम्प्लॉयर को नहीं मिल रहा। ये एम्प्लॉयर कहां जमा कर देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एम्प्लॉय का ईपीएफ अकाउंट है उसमें जमा कर देगा। फिर ईएसआईसी, मान लो क्वेश्चन ने बोला है कि ईएसआईसी जो है, से फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉय का ईएसआईसी 300 रुपए कटना है, मान लो उनने बोला 1% ऑफ बेसिक एंड डीए, तो 1% ऑफ बेसिक एंड डीए कितना हो गया, 300 रुपया। ये ईएसआईसी भी कट गया। ये भी एम्प्लॉयर की जेब में नहीं जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी से काटेगा और जो ईएसआईसी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके पास ले जाके ये जमा कर देगा इंश्योरेंस प्रीमियम, कि कल को एम्प्लॉय अगर ड्यूरिंग द जॉब घायल हो जाए, मर जाए, तो उसे कॉम्पनसेशन मिल जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। तो ये भी उसकी सैलरी से एम्प्लॉयर ने काटा और वहां जमा कर दिया, उसकी जेब में नहीं गया। और क्या काटेगा, टीडीएस भी काटेगा। अगर कोई टीडीएस काटना है, दैट इज इनकम टैक्स, मान लो इसका 2,000 रुपया टीडीएस भी कटना है फॉर एग्जांपल, तो वो टीडीएस भी काट लेगा बच्चों। टीडीएस काट के एम्प्लॉयर कहां जमा कर देगा, सीधी सी बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करेगा। ये एम्प्लॉय का टीडीएस है। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, एक और स्टेट टैक्स होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स होता है। मान लो 700 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स भी था, वो भी काट के कहां जमा कर देगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा एम्प्लॉयर। और अदर डिडक्शंस, सर अदर डिडक्शंस का क्या मतलब है बेटा, अदर डिडक्शंस का मतलब है अगर मान लो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से एडवांस ले रखा हो, कुछ ले रखा हो, तो उसके लोन में उतनी ईएमआई भी कट जाएगी उसकी सैलरी से। अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन से कोई लोन वगैरह ले रखा है, सपोज अभी 0 है, तो बोलो टोटल कितने डिडक्शंस हो गए सर, 3,000, 3,300, 5,300, 700, 6,000। तो बताओ एम्प्लॉय के हाथ में कितना पहुंचा, एम्प्लॉय के हाथ में पहुंचा बेटा 54,000 रुपीज। ये है नेट वेजेस जो उसके पास पहुंचा। उसकी सैलरी है कितनी, 60, पर उसके पास कितना पहुंचा, 54। 6,000 क्या हुआ, कट गया सैलरी से। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। अगर क्वेश्चन बोले कि एम्प्लॉय का ग्रॉस वेजेस और नेट वेजेस निकालो, तो वो ये है। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि एम्प्लॉय का कैसे निकला, समझ आ गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, एम्प्लॉयर कॉस्ट क्या है। सर सीधी सी बात है, जो वो एम्प्लॉय को दे रहा है वही उसकी कॉस्ट है। आर यू श्योर कि जितना वो एम्प्लॉय को दे रहा है सिर्फ वही उसकी कॉस्ट है? क्योंकि उसके हिसाब से तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना दे रहा है, 60,000 दे रहा है साहब। नहीं, इसके अलावा भी कॉस्ट है। अरे एम्प्लॉयर तो 60,000 तो वो दे ही रहा है ना। हाँ नहीं सर, उसने 6,000 काट लिए ना। अरे वो एम्प्लॉय की सैलरी से कटे, पर क्या एम्प्लॉयर की जेब में आए? नहीं, वो एम्प्लॉयर की जेब से पूरा 60 जा रहा है। कैसे जा रहा है, 54 उसने एम्प्लॉय के खाते में डाल दिया और ये 6,000 के डिडक्शंस उसने सरकार को दे दिए, जो सरकार बोल रही थी हमें दो। तो मेरी जेब से तो ये पूरा 60 गया ही ना। यस, तो ये तो है ही जो 60,000 पूरा का पूरा निकला है। इसके अलावा भी लेकिन लीगली मैं बाउंड हूं कुछ और चीजों के लिए। क्या, जितना पैसा आप एम्प्लॉय की सैलरी से काटोगे, ध्यान से, उतना ही इक्वल अमाउंट आपको अपनी जेब से भी मिलाना पड़ेगा। सर कलर चेंज कर दो, हाँ ये लो, उतना ही इक्वल अमाउंट आपको, और डार्क कर दो, उतना ही इक्वल अमाउंट आपको अपनी जेब से भी मिलाना पड़ेगा।
और ईपीएफ अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। ईपीएफ होता क्या है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होगा उस दिन ये सारा पैसा, एक जो उसकी सैलरी से कट रहा है और एक जो एम्प्लॉयर को भी अपनी जेब से मिलाना पड़ रहा है, उसे एक दिन मिल जाएगा। ले भाई तू अपनी बेटी की शादी इससे कर ले भाई तेरी ये बुढ़ापे की सेविंग्स हो गई। तो ये सारा का सारा, तो मतलब बेसिकली 3,000 तो उसकी सैलरी से कटा और 3,000 एम्प्लॉयर को भी अपनी जेब से एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। मतलब अब एम्प्लॉयर 60,000 तो उसे दे रहा है और 3,000 और मिला रहा है लीगली ईपीएफ। तो अब बताओ एम्प्लॉयर के ऊपर कितना बर्डन आ गया, 63,000। इतना ही नहीं, जो ईएसआईसी भी है एम्प्लॉय की सैलरी से कटा, हो सकता है एम्प्लॉयर हो सकता है क्या है, लीगली होता ही है। वैसे रियल में ईएसआईसी 4% है और लीगली उसमें से 0.75% एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है और 3.25% एम्प्लॉयर अपनी जेब से मिलाता है। यहां मैंने ऐसे ले लिया फॉर एग्जांपल, जो भी मेरे को लेना था। मान लो एम्प्लॉयर को 3% ईएसआईसी देना है, तो एम्प्लॉयर ने 900 रुपया ईएसआईसी भी पे किया अपनी जेब से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और कोई अदर कॉस्ट अगर उसे एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए देनी पड़ रही है तो वो भी। तो अब आप मुझे बताओ एम्प्लॉयर का फाइनली कितना खर्चा हुआ, 60,000 जो एम्प्लॉय को दिया, 3,000 एक्स्ट्रा अपनी जेब से जो ईपीएफ में उसे भी जमा करना पड़ा, 900 रुपए। अच्छा इसे 900 की जगह 1,000 ही कर दूं, राउंड ऑफ हो जाएगा। 1,000 रुपए उसे ईएसआईसी अपनी जेब से जमा, 300 एम्प्लॉय का कटा, 1,000 उसने अपनी जेब से, टोटल 1,300 ईएसआईसी जमा करना पड़ा। तो भाई बताओ एम्प्लॉयर के लिए कितना बर्डन आ गया सर, 60 + 3 + 1 64,000। तो क्या आपके सामने है, नोटिस करो, एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉय की जेब में कितना गया 54,000, पर एम्प्लॉयर के ऊपर कितना बर्डन पड़ा 64,000। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट एम्प्लॉयर्स कॉस्ट, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्ट बच्चों। तो ये है फाइनली मेरी लेबर कॉस्ट। उस एम्प्लॉय को रखने के लिए मेरा एक महीने में 64,000 रुपए खर्च हो जाता है, 64,000। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों? ये हो गया कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2। ये दो कॉन्सेप्ट सर हमको समझ में आ गए। लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगा और एम्प्लॉइज नेट और ग्रॉस वेजेस कैसे निकलेगा, ये समझ में आ गया। अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं बच्चों। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है लेबर एब्जॉर्प्शन रेट। कॉन्सेप्ट 3 क्या है बच्चों, लेबर एब्जॉर्प्शन रेट। सर ये क्या होता है, व्हाट इज दिस लेबर एब्जॉर्प्शन रेट? टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्टिव आवर्स। सर ये क्या है, क्या फॉर्मूला रटना पड़ेगा हमको? सर आपसे पढ़ने का फिर फायदा क्या है? नहीं रटना, बताता हूं ये चीज क्या है, लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनियो बच्चों। लेबर एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब है वो रेट जिससे इस लेबर कॉस्ट को, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन आया, कितना बर्डन आ रहा है मेरे ऊपर 64,000। तो मालिक ने एम्प्लॉय को क्यों रखा है, अपने पर्सनल प्लेजर के लिए तो रखा नहीं है। उसने किस लिए रखा है भाई, प्रोडक्शन के लिए रखा है। तो उसको जो वो पे कर रहा है वो अल्टीमेटली इस लेबर कॉस्ट को काय पे चार्ज करेगा, प्रोडक्ट पे चार्ज करेगा। तो प्रोडक्ट पे वो इस कॉस्ट को किस रेट से चार्ज करे, उस रेट को बोलते हैं लेबर एब्जॉर्प्शन रेट। कैसे सर थोड़ा समझाओ। मान लो मेरी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट टी शर्ट जीन्स वीन्स ये सब बनाता हूं मैं। तो मान लो ये मेरा जो एम्प्लॉय है, मतलब ये टेलर है, ये मेरे यहां पे बैठता है और ये सारी कपड़े सीता है। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अब से फॉर एग्जाम्पल ये एक महीने में 30 डेज में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 30 डेज में मैं रोज इससे 8 घंटे काम कराता हूं। कितने घंटे काम कराता हूं? 8। तो बताओ इसने टोटल कितने घंटे काम किया? 240 आवर्स इसने काम किया। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? मान लो इस 240 आवर्स में से इसके 40 आवर्स तो चले गए किस चीज में बच्चों? भैया खाना खाने में, लंच टाइम होता है, इधर उधर थोड़ा सा रिफ्रेश करने में 10-15 मिनट वेस्ट होते हैं। तो टोटल महीने भर के 240 घंटों में से 40 घंटे इसका आइडल टाइम हो गया। क्या हो गया? मान लो आइडल टाइम। तो टोटल आवर्स 240 घंटे महीने में थे उसको, जिसका उसे 64,000 रुपया सैलरी मिला है। सर उसको तो 54 मिला है, पर मेरी जेब से 64 गया। मेरे लिए कॉस्ट 64 है, मेरे मतलब ओनर एम्प्लॉयर के लिए। तो जिसका मैंने 64,000 कॉस्ट भुगता है, वो कितने घंटे उससे मैंने महीने में काम कराया? 240 घंटे वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रहा, 40 घंटा उसने टाइम वेस्ट किया। वेस्ट करने का मतलब वो हम लंच वंच टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो इफेक्टिवली कितने घंटे काम किया? सर इफेक्टिवली उसने काम किया 200 घंटे बस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इतना परफेक्ट समझ में आएगा अभी एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट। अब बताओ कितने रुपए मेरी जेब से लगे हैं? मेरी जेब से लगे साहब 64,000। ये मेरी लेबर कॉस्ट है। कहां से निकली? ये रही लेबर कॉस्ट। निकालना मैंने कॉन्सेप्ट 2 में सिखा दिया। डिवाइड बाय कितने घंटे का पेमेंट है ये? 240 नहीं, 200 घंटे का।
क्योंकि 40 घंटे तो वेस्ट हो गए थे। तो पर आवर रेट कितना निकला, अब आप मुझे बता दो सर। ये आपने जैसे ही किया 200, तो सर हमारा पर आवर रेट निकलेगा कट 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 सर 320 रुपीज पर आवर, 320 रुपया पर आवर। यही 320 रुपया क्या है बच्चों, यही है मेरा लेबर एब्जॉर्प्शन रेट, 320 रुपीज। कैसे निकला, 64,000 पेमेंट है, 200 घंटे इफेक्टिव आवर्स है, प्रोडक्टिव आवर्स है, तो पर आवर 320 रुपया निकल गया सर। अब सर इससे एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, लेकिन बताता हूं अब आगे। मान लो कि वो टेलर था ना, मेरे यहां काम कर रहा था, मान लो कि उसने ना एक शर्ट बनाने में उसको लगते हैं से फॉर एग्जांपल 2 घंटे, एक टी शर्ट बनाने में उसको लगते हैं से फॉर एग्जांपल 1 घंटा, और एक जीन्स बनाने में उसको लगता है से फॉर एग्जांपल आधा घंटा। एग्जांपल है सारे बच्चों। अब मुझे बताओ कितना लेबर कॉस्ट आप शर्ट के ऊपर चार्ज करोगे, तो उसको हम कितना पे कर रहे हैं, 320 रुपया घंटा। शर्ट सिलने में कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे, तो एक शर्ट पे 640 रुपए का लेबर चार्ज हो जाएगा, 320 इंटू 2। टी शर्ट में कितना लग रहा है, 1 घंटा, तो एक टी शर्ट पे 320 रुपए का लेबर चार्ज हो जाएगा। जीन्स में कितना लग रहा है, आधा घंटा, तो एक जीन्स पे 320 का आधा, 160 रुपया जीन्स के ऊपर लेबर कॉस्ट ऐड हो जाएगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। तो देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने निकाला एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी है, फिर आपने निकाला लेबर एब्जॉर्प्शन रेट। कैसे निकला, कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्टिव आवर्स, कितने घंटे उसने काम किया, तो आपको पर आवर का रेट पता चल गया कितना है। जैसे ही आपको पर आवर का रेट मालूम चला, तो आपने ये देखा कि किस प्रोडक्ट को बनने में कितना घंटा लग रहा है, उस प्रोडक्ट पे उतना उतना चार्ज कर दो, तो पता चल गया ना कि प्रोडक्ट कितना लेबर एब्जॉर्ब करेगा। इसे ही बोलते हैं लेबर एब्जॉर्प्शन। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों? सर अब परफेक्टली समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज ओवर। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट लेबर एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो गया। चलो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट अपन शुरू कर रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरा आंसर हिल जाते हैं अगर ये ट्रीटमेंट आप गलत कर दोगे तो। आइडल टाइम का मतलब क्या है बच्चों? आइडल टाइम का मतलब है वो समय जिसमें वर्कर फैक्ट्री में तो था पर काम नहीं कर सका, लेकिन उसे उस समय का पैसा मिला है। द टाइम फॉर विच एम्प्लॉय हैज बीन पेड बट ही हैज नॉट वर्कड। सुन रहे हो? जिस समय के लिए उसने काम नहीं किया लेकिन उसे उस समय का भी पेमेंट मिला है, उसे बोलते हैं आइडल टाइम। जैसे आपके ऑफिस आने का टाइम है सुबह 10 बजे और जाने का टाइम है शाम को 6 बजे। अब 10 से 6 पूरे 8 घंटे आपको ऑफिस में रहना है, लेकिन क्या पूरे 8 घंटे आप लगातार काम करते हो? नहीं, बीच में आधे घंटे का लंच टाइम भी आपका होता है, बीच में 10 मिनट का आप इधर उधर का ब्रेक भी ले लेते हो, बीच में आपको फोन आ जाता है, आप बातें भी करने लगते हो। तो ये सारा क्या हो रहा है, आपको सैलरी तो पूरे 8 घंटे की मिलेगी। अगर आपका सैलरी सपोज 100 रुपया घंटा है, तो आपको सैलरी कितना मिलेगा? पूरा 800 रुपये मिलेगा, क्योंकि लंच टाइम का सैलरी नहीं काट सकता एम्प्लॉयर, तो सैलरी तो उसे पूरे 8 घंटे की देनी पड़ रही है। लेकिन यहां पर काम आपने कितने घंटे किया? से फॉर एग्जांपल आपने आधा घंटा लंच निकाल दिया, 15 मिनट इधर उधर निकाल दिया, 15 मिनट और इधर उधर निकाल दिया, तो आपने काम तो सिर्फ 7 ही घंटे किया ना। तो इसे कहते हैं 1 घंटा जो बीच में गया, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। वो समय जिसके लिए पेमेंट हुआ है लेकिन उस समय आपने काम नहीं किया, उस समय आप प्रोडक्शन नहीं किए। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अब आइडल टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2 प्रकार का होता है बच्चों, नॉर्मल और एबनॉर्मल। क्या फर्क है सर नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम? नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है वो समय जितना ब्रेक तो हमें एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा अगर हमें उससे काम कराना है, तो हम उस समय को चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। इतना टाइम तो खाली जाएगा। वो मशीन थोड़ी ना है कि चालू कर दिया बटन बंद कर दिया बटन, ऐसे थोड़ा होता है। वो इंसान है, तो भाई अगर 8 घंटे उसे आप ऑफिस बुला रहे हो तो बीच में लंच टाइम उसे देना पड़ेगा यार। तो ये कैसा आइडल टाइम है? नॉर्मल आइडल टाइम, जिसे आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, देना ही पड़ेगा। वहीं 2 वर्कर्स में झगड़ा हो गया और वो लड़ रहे एक दूसरे से, तो उतनी देर प्रोडक्शन रुक गया, ये है एबनॉर्मल आइडल टाइम, जो चाहते तो रोक सकते थे। पावर फेलियर हो गया, बैठे हुए वर्कर बीड़ी फूक रहे, वेट कर रहे हैं लाइट आने का, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अब नॉर्मल और एबनॉर्मल आइडल टाइम दोनों अलग हैं, आप समझ गए होंगे। नॉर्मल आइडल टाइम वो है जो अगर मुझे वर्कर से प्रोडक्शन कराना है तो मुझे उसे उतना समय देना ही पड़ेगा, जबकि एबनॉर्मल आइडल टाइम वो है
जो आपकी गलती से, लापरवाही से टाइम वेस्ट हुआ है, नेग्लिजेंस से टाइम वेस्ट हुआ है, अब वो नेग्लिजेंस किसी भी रीजन से हो, तो बेटा जो टाइम हमें देना ही पड़ेगा तो वो तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। इसलिए नॉर्मल आइडल टाइम के लिए जो भी पैसा हमारा जा रहा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा और वो कस्टमर से वसूल किया जाएगा। क्योंकि कस्टमर से हम क्या बोलेंगे, भाई अगर तेरे को प्रोडक्ट चाहिए जो हम बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बना रहा है ये वर्कर, और ये वर्कर अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो इसे लंच टाइम चाहिए और लंच टाइम का मुझे इसे पे करना पड़ता है, तो मैं तेरे से भी वसूल करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट तो मैं तेरे लिए ही बना रहा हूं। इसलिए ध्यान रखिएगा, नॉर्मल आइडल टाइम जितना भी होगा वो अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, कस्टमर बियर करेगा। कैसे? उसे ऐड कर दिया जाएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट में। जबकि एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है, एबनॉर्मल आइडल टाइम को प्रोडक्ट बियर नहीं करेगा, कस्टमर बियर नहीं करे। कस्टमर बोल देगा भाई तुम साले झगड़ते रहे 2 घंटे, काम तो 2 घंटे पहले खत्म हो जाता, तुम्हारे यहां लाइट चली गई, इसके लिए कस्टमर लाइबल नहीं है, ये ओनर की गलती है, ओनर का मिसमैनेजमेंट है। इसलिए एबनॉर्मल आइडल टाइम को कौन बियर करेगा, मालिक बियर करेगा। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम हमेशा कहां पर जाएगा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में जाएगा। सुन रहे हो आप मेरी बात को अच्छे से? अब सर ये तो हमें समझ में आ गया कि नॉर्मल आइडल टाइम को गुड्स की कॉस्ट में ऐड करना है, मतलब नॉर्मल आइडल टाइम से कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। सर इसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ कैसे? चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा। बच्चों ध्यान देना, मान लो कि मैं से फॉर एग्जांपल कोई भी काम करता हूं, मैं पेंटिंग बनाता हूं, पेंटिंग। अब आप मेरे पास आए और आप मेरे से आके बोलते हो कि भैया एक मेरी सुंदर सी पेंटिंग बना दो, बहुत ही अच्छी सी। मैंने कहा ठीक है बना देता हूं। अब आपने बोला भैया आपका रेट क्या है, आप चार्ज क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं मैडम चार्ज करता हूं 100 रुपया घंटा, या भाई साहब मैं चार्ज करता हूं 100 रुपया घंटा। सुन रहे हो आप मेरी बात को? हाँ। तो आपने बोला ठीक है, मेरी पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो मैंने आपको बोला देखो 6 घंटे तो मुझे, या मान लो 5 घंटे तो मुझे आपकी पेंटिंग बनाने में लगेंगे ही लगेंगे, और 5 घंटे में लगातार तो काम नहीं कर सकता हूं, बीच में मुझे आइस के लिए ब्रेक चाहिए, खाने के लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो 6 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे आपकी पेंटिंग बनाने में? मुझे 6 घंटे लगेंगे, जिसमें से 5 घंटे तो मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, आपको स्टैच्यू रहना पड़ेगा, बाकी का 1 घंटा आप भी फ्री मैं भी फ्री, क्योंकि ब्रेक देना बहुत जरूरी है। तो बहदी मैं चार्ज आपसे लेकिन 6 घंटे का लूंगा, क्योंकि मेरे 6 घंटे जा रहे हैं, मैं 5 घंटे का पैसे 6 घंटे का पैसा लूंगा। अब आपने मेरे से बोला कितने रुपया घंटा हुआ? तो मैंने आपसे बोला मेरा होता है भैया 100 रुपया घंटा। अब आप समझना ध्यान से, तो आप एग्री कर गए। अब देखना, अब मैं आपकी पेंटिंग बनाना शुरू करा, बनते 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 टोटल मेरे घंटे लग गए 8। बात कितने घंटे की हुई थी? 6। आप मेंटली प्रिपेयर थे कि 5 घंटे पेंटिंग बनेगी, 1 घंटे लंच वंच, उसका पैसा भी मुझे से देना है, लेकिन टाइम कितना लग गया? 8। अब जब इस टाइम का एनालिसिस हुआ तो एनालिसिस देखो कैसे निकल के सामने आया। आपने बोला 100 रुपये घंटे की बात हुई थी, तो 5 घंटे तो आपने भाई साहब माई पेंटिंग बनाई है, इस टाइम तो आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्टिव थे ये तो। 1 घंटा आपने नॉर्मल आइडल टाइम लिया, बात हुई थी अपनी, आप भी लंच करोगे हम भी लंच करेंगे, इसका भी पे मैंने करने की बात कर ली थी। लेकिन बाकी के 2 घंटे जो भाई साहब ये आपने गुजारे हैं, आपको याद है भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था, मैं स्टैच्यू बन के खड़ी थी और आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे थे, बेबी हाउ आर यू, प्लीज गुस्सा मत हो मैं बस आ रहा हूं। आप 2 घंटे आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा चला है, जिसके कारण से ये काम 8 घंटे में हुआ है। इस 2 घंटे का पैसा आप मेरे से कैसे मांग सकते हो? आप ये मेरे से बोल दोगे कि ओ पेंटर बाबू ये 2 घंटे का मैं पे नहीं करूंगी या मैं पे नहीं करूंगा। तो मैं आपसे, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं आपसे 800 रुपए मांग सकता हूं? नहीं मांग सकता। आप मुझे कितना पैसा दोगे? आप मुझे पैसा दोगे 600 रुपया, जबकि मेरा कितना टाइम चला गया? 8 घंटे चला गया, लेकिन मुझे मिलेगा सिर्फ 600, क्योंकि ये 202 घंटा जो है ये मेरी गलती से वेस्ट हुआ है। इसका पेमेंट आप मुझे नहीं दोगे, कस्टमर मुझे इसका पेमेंट नहीं देगा। कस्टमर मुझे 600 रुपए तो दे रहा है ना, जबकि 600 रुपए आपने मुझे आइडियली बताओ कितने घंटे प्रोडक्टेड है? 5। तो आपने मुझे पेमेंट तो ये 600 रुपए 5 घंटे का ही किया है, समझ रहे हो? किया 6 घंटे का है, लेकिन 1 घंटा तो उसमें से आइडल था, पर क्योंकि वो आइडल जरूरी था,
तो उतना टाइम तो मैं लूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और उसका कस्टमर को देने में भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझे दिया ना, पेंटिंग कितनी देर में बनी, 5 घंटे, पैसा आपने कितना दिया, 600, 6 घंटे का। लेकिन आप इस 2 घंटे का पैसा मुझे देने से साफ मना कर दोगे, आप बोलोगे ये आपका लॉस है, आप जानो, आपका काम जाने, मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं। ये पेंटिंग बनाने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ये आप अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहे थे, उसमें टाइम वेस्ट किया आपने। समझ गए आप मेरी बात अच्छे से? तो यहां तो सर एक बात हमें समझ में आ गई कि हां, हमारे को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो लॉस है, नॉर्मल जो आइडल टाइम है, वो तो हमें कस्टमर से मिल जाएगा, वो तो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज हो जाएगा, पर एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है वो प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं होगा, वो किसको बियर करना पड़ेगा, ओनर को। अब सर क्या एग्जाम में ऐसे ही आता है पेंटिंग वेंटिंग ये वो? नहीं, चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता हूं कैसे तुम्हें उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। मान लो कि तुमने किसी को 3,000 रुपए तनख्वाह दी है पूरे महीने की, कितनी टोटल वेजेस था उसका, 3,000। अब मान लो कि वो 30 दिन, महीने में जो 30 दिन होते हैं 30 डेज, उसमें से 25 डेज ही आपका वर्किंग डे होता है, संडेज हटा दो, तो 25 दिन 8 घंटे रोज काम उसे करना है। तो मतलब उसे टोटल कितने घंटे काम करना है, 200 घंटे काम करना है। मान लो इस 200 घंटे में से नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि लंच वंच ये वो, सो से फॉर एग्जांपल आपका 20 घंटा जो है वो नॉर्मल आइडल टाइम है कि भैया इतना टाइम तो उसको लगेगा ही लगेगा, तो इसका तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि क्वेश्चन ने बोला कि जो प्रोडक्टिव आवर्स निकले या जितने टाइम काम हुआ, एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन ने बताया कि भैया काम हुआ है 170 घंटे ही, तो टोटल 200 घंटे थे, 20 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम हुआ जो लंच वंच में जरूरी था, तो काम कितने घंटे होना चाहिए था, 180, पर हुआ 170, मतलब 10 घंटे कैसा टाइम निकल गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम आपका ये निकल गया। अब देखो लेबर कॉस्ट पर आवर कैसे निकलेगी, सब देखना। तो मेरे को सबसे पहले निकालना है प्रोडक्टिव आवर्स मेरे कितने हैं। तो प्रोडक्टिव आवर्स पता है कैसे निकलेंगे, टोटल आवर्स माइनस सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम, सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम। टोटल आवर्स कितने थे, 200, नॉर्मल आइडल टाइम कितना था, 20 घंटे, तो प्रोडक्टिव आवर्स माने जाएंगे 180। पर सर प्रोडक्टिव आवर्स तो 170 है, नहीं 180। कितने प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए थे, 180। अब आप अपने जो टोटल वेजेस आपने पे किया उसे प्रोडक्टिव आवर्स से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया पर आवर का रेट। सर हमारा पर आवर का रेट आएगा 3,000 डिवाइड बाय 180, सर पर आवर रेट आएगा 16.66666666। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें इस 16.66 जो पर आवर का रेट आ गया है मेरा, अब इधर देखो, नॉर्मल लॉस को तो गुड यूनिट्स बियर करेंगी, तो इसके ऊपर जीरो बर्डन, कोई बर्डन नहीं जाएगा। लेकिन एक्चुअल आवर्स कितने काम हुए, 170 इंटू 16.6666 करिए, कितना आएगा, 170 इंटू 16.66, ये चला गया बेटा 283 पॉइंट समथिंग समथिंग, 283 मान लेते हैं। और एक बार फिर से करना, शायद कुछ इंटू 16.66, 2832.2 आ रहा है, सॉरी, तो 2832 मान लेते हैं। सुन रहे हो, 2832 रुपया। और ये जो 10 घंटे भाई साहब आपने वेस्ट किए हैं, इसका जो पैसा है वो कितना हुआ, तो आप देख सकते हो ये आएगा लगभग 167 के आसपास आ जाएगा। सुन रहे हो आप मेरी बात को, ये 2833 कर लो तो टोटल आपका आ जाएगा। नाउ यू कैन नोटिस दैट व्हाट, टोटल आपने कितना पे किया था, 3,000 ही पे किया था, ये 2832 और ये 167। ये 2832 तो कहां ऐड हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये 167 रुपया कहां जाएगा, ये कॉस्टिंग P&L में जाएगा। ये वो लॉस है जो हम प्रोडक्ट बियर नहीं करेगा, तो एबनॉर्मल लॉस। इसलिए यहां पर हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्टिव आवर्स लेने, और प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब होता है टोटल आवर्स माइनस सिर्फ नॉर्मल टाइम, एबनॉर्मल टाइम नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल टाइम का बर्डन वो खुद बियर करे, उसे हम चार्ज नहीं करेंगे। तो टोटल हमने जो 3,000 रुपए का वेजेस पे किया है, उसमें से 2833 रुपए 2833 का वेजेस तो प्रोडक्ट पर हम लगा देंगे, लेकिन ये बाकी का 167 रुपीज का वेजेस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएगा, ये कॉस्टिंग P&L में जाएगा, ये ओनर लॉस बियर करेगा, क्योंकि ये 10 घंटे आपकी लापरवाही से खराब हुए हैं। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। ध्यान रखिएगा कि टोटल वेजेस डिवाइड बाय प्रोडक्टिव आवर्स, और प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब टोटल आवर्स माइनस सिर्फ कौन सा आइडल टाइम, नॉर्मल। क्योंकि एबनॉर्मल आइडल टाइम को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो फिर पूरा लोड किसके ऊपर आ जाएगा, इन 170 घंटों पे आ जाएगा, और फिर पूरा लोड कहां चला जाएगा, प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा, जो कि गलत है।
तो हमें एबनॉर्मल आइडल टाइम को माइनस नहीं करना, उसका लोड वो खुद बियर करे, वो सीधे कॉस्टिंग P&L में जाएगा। नॉर्मल आइडल टाइम का लोड जरूर किसने बियर कर लिया, बाकी की यूनिट्स में। सुन रहे हो आप मेरी बात अच्छे से? तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, टोटल आइडल टाइम, जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कवर हो गए। ये हमारा खत्म हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 4 आइडल टाइम। अब हमारा पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है बच्चों। अगर आप कलर थीम देखोगे तो शुरू के 4 मैंने येलो इसलिए कर दी कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट थे। कैसे? सबसे पहले एम्प्लॉय की जेब में कितना जा रहा, एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी है, तो जो एम्प्लॉय को जा रहा है उसमें ही हमने कुछ और चीजों को ऐड कर दिया तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट निकल गई। फिर लेबर एब्जॉर्प्शन, जो एम्प्लॉयर की कॉस्ट है उसको प्रोडक्टिव आवर्स से डिवाइड किया तो लेबर एब्जॉर्प्शन आ गया। फिर प्रोडक्टिव आवर्स, तो उसमें आइडल टाइम को माइनस करने से ही तो प्रोडक्टिव आवर्स आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये चारों क्योंकि एक ही थीम पर थे इसलिए इनकी कलर थीम मैंने येलो कर दी। अब हमारा पांचवा आ रहा है ओवर टाइम। ये है तो पार्ट ऑफ लेबर ही लेकिन थोड़ा अलग थीम पर बेस्ड है इसलिए मैंने उसको अलग कलर कर दिया। फिर अगले कॉन्सेप्ट जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो एक जैसे हैं। फिर 8वां कॉन्सेप्ट अलग है, 9वां अलग है, 10वां अलग है। तो मैंने कलर थीम इस तरीके से दी है कि जो लिंक एक दूसरे से कॉन्सेप्टों ने एक कलर दे दिया। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? सर साइंटिफिक चल रहा है एकदम। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, दैट इज ओवर टाइम। भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर टाइम? वैसे तो आप सब सीए स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए तो ओवर टाइम का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। जितना नॉर्मल आवर्स होते हैं उससे ज्यादा करना इज कॉल्ड ओवर टाइम। एक नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ सकता है, 12 घंटे पढ़ सकता है। सीए स्टूडेंट 15-15 घंटे पढ़ रहा है, 16-16 घंटे पढ़ रहा है, तो 3-3, 4-4 घंटे का क्या कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। सुन रहे हो आप मेरी बात? तो बच्चों अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये ओवर टाइम है क्या? भाई उसका नॉर्मल शिफ्ट है, सुबह 10 बजे आना है उसको और शाम के 6 बजे तक उसको काम करना है। अब अगर वो सुबह 9 बजे आ जाए मतलब अर्ली आ जाए या लेट तक रुके तो वो जितना उसका जो टाइम उसको दिया गया वर्किंग आवर्स उसके बियॉन्ड वो जितना काम करेगा वो कहलाता है ओवर टाइम। नाम से ही समझ लो ओवर टाइम। टाइम ओवर होने के बाद जो काम हो रहा है वो ओवर टाइम है। वाह 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 वाह, सुन रहे हो? टाइम ओवर होने के बाद जो काम हो रहा है वो ओवर टाइम है। अब फैक्ट्री एक्ट बोलता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फैक्ट्री एक्ट बोलता है कि अगर कोई वर्कर ओवर टाइम काम करेगा तो आप उसे नॉर्मल पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों? वो ऑलरेडी आपके लिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम कर चुका है। अब तो उल्टा अपना फैमिली टाइम, अपना पर्सनल टाइम आपको एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ओवर टाइम के टाइम दो पेमेंट करने पड़ते हैं। कौन से दो? एक ओवर टाइम का वेजेस और एक ओवर टाइम का प्रीमियम। मतलब बताता हूं, जैसे पहले लॉ की बात करते हैं। लीगली क्या है? लीगली ये है भाई साहब कि फैक्ट्री एक्ट ये बोलता है कि एक वर्कर अगर ओवर टाइम काम करेगा तो ओवर टाइम के लिए आपको उसको जितना उसे नॉर्मल दे रहे हो उससे जस्ट डबल पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर उसका नॉर्मल वर्किंग वेजेस है 100 रुपीज पर आवर तो आपको ओवर टाइम का देना पड़ेगा उसे 200 रुपया घंटा। इसमें से 100 रुपया तो उसका वेजेस हो गया और बाकी 100 रुपया उसका प्रीमियम हो गया क्योंकि उसने आपको अलग से काम किया, एक्स्ट्रा काम किया है। सुन रहे हो आप मेरी बात को? तो ओवर टाइम में दो चीजें शामिल हो जाती हैं, एक वेजेस और एक प्रीमियम। तो फैक्ट्री एक्ट ने क्लियर कर दिया। अब जरूरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री एक्ट को फॉलो कर रही हो, अपन उसमें नहीं जाते हैं। एक और बात भी फैक्ट्री एक्ट में लिखी हुई है, क्या? एक वर्कर से ज्यादा कितना काम कराओगे उसके बाद वो ओवर टाइम माना जाएगा। फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन बता रहा हूं, एग्जाम में काम आएगी इसलिए अभी बता दे रहा हूं। भाई एक दिन में 9 आवर्स और एक वीक में 48 आवर्स पर डे, 9 आवर्स से ज्यादा अगर कराओगे तो ओवर टाइम में आता है और पूरे वीक में 48 आवर्स से अगर आप ज्यादा काम कराओगे तो ओवर टाइम में आता है। मतलब सर 9 आवर्स पर डे अगर आप वैसे लोगे तो 6 दिन के कितने हो जाते हैं? 54 आवर्स। लेकिन वो बोलते नहीं, आप 6 दिन में 54 आवर्स भी नहीं करा सकते। वीक में 48 आवर्स से ज्यादा अगर काम हो रहा है और पर डे 9 आवर्स से ज्यादा अगर काम हो रहा है तो दोनों ही कंडीशन में वो ओवर टाइम माना जाएगा। मान लो रोज आप उससे 8 घंटे 8.5 घंटे ही काम करा रहे हो, पर 8.5 घंटे भी रोज काम कराओगे तो रोज 9 घंटे से तो कम काम कराया, पर पूरे वीक में आपने उससे कितना काम करा लिया जरा देखो। तो पूरे वीक में आपने उससे काम करा लिया 51 आवर्स। तो वो बोलेंगे कि भले ही रोज का 9 आवर्स से ज्यादा नहीं है पर वीक का क्रॉस हो गया 48 से, तो 3 घंटे का उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा। उसी तरीके से मान लो पूरे वीक में हमने सब मिला के उससे 48 आवर्स ही काम कराया, पर एक दिन आपने उससे 10 घंटे काम करा लिया, बाकी दिन आपने उससे 8, 7, 8, 7,
8 7 15 23 30 40 8, तो टोटल तो आपने 48 ही काम कराया, पर जिस दिन आपने उससे 10 घंटे काम कराया उस दिन आपको 1 घंटे का उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो डे वाइज भी देखेंगे और वीक वाइज भी देखेंगे। एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम कराने पर ओवर टाइम, और एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम कराने पर ओवर टाइम देना पड़ेगा। ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने फैक्ट्री एक्ट की बात बता दी। और एक और बात क्या बोली फैक्ट्री एक्ट ने बच्चों, एक और बात फैक्ट्री एक्ट ने बोली कि ओवर टाइम कितना देना पड़ता है, जो उसे नॉर्मली मिल रहा है उससे जस्ट डबल 2x कर दीजिए, उतना ओवर टाइम को आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या क्वेश्चंस में पूरा फैक्ट्री एक्ट आएगा? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन अपने हिसाब से ओवर टाइम बताएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ओवर टाइम में काम की चीज क्या है वो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ओवर टाइम मान लो आपने मेरे यहां पे से फॉर एग्जांपल मेरे यहां रेट है 100 रुपीज पर आवर, और मेरे यहां ओवर टाइम का मैं पूरा नहीं देता, मैं तो 50% ही देता हूं। तो अब बताओ, अगर आपने मेरे यहां पे रूल है 8 घंटे तक 100 रुपया, 8 घंटे से ऊपर काम करोगे तो मैं आपको 150 रुपया पे करूंगा 100 की जगह। तो अब ध्यान से, सपोज किसी वर्कर ने मेरे यहां 10 घंटे काम किया 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में से 8 आवर्स तो नॉर्मल ही थे, 2 घंटे क्या था? ओवर टाइम। उस 2 घंटे का उसे कितना पेमेंट मिला होगा? 150 रुपीज से, कितना? 300 रुपया 8 घंटे से। ये मेरी पॉलिसी है। तो बच्चों उसको मैंने कितना ओवर टाइम पे किया हुआ है? 300। इस 300 रुपए में आपको समझना है कितना ओवर टाइम वेजेस है, तो कितने घंटे काम किया? 2 घंटे, तो 200 रुपए तो आपका ओवर टाइम वेजेस है बच्चों। सुन रहे हो आप मेरी बात को? और कितने देर प्रीमियम कितना है इन 2 घंटे का? तो प्रीमियम है बेटा 50 रुपए के हिसाब से। क्यों? हमारा कितना रेट है? 150। 150 में से 100 तो नॉर्मल ही है, 50 रुपए हम उसे क्या पे कर रहे हैं? प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना पे किया? 100। तो टोटल कितना मिला? 300। ये उस 300 का बाइफर्गेशन है बच्चों। 200 रुपया वेजेस पे किया, 2 घंटे जो उसने एक्स्ट्रा काम किया, पर उस 2 घंटे में हमने उसे 50 रुपया ओवर टाइम प्रीमियम पे किया है। तो इस तरीके से आपको ओवर टाइम वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम को बाइफर्गेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ओवर टाइम का जो वेजेस पे किया है ये तो सिंपल लेबर में, जैसे डायरेक्ट लेबर है, ये उसी का पार्ट बन जाएगा, वेजेस में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो आपने प्रीमियम पे किया है, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कराया तो 50 रुपया पर घंटा एक्स्ट्रा पे किया आपने। इस प्रीमियम का ट्रीटमेंट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। मैंने 3 कंडीशंस में इस प्रीमियम का ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूं। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम वेजेस का तो सिंपल है, विल बी द पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, सिंपल लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे बाकी आप मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐड करते हो ना कॉस्ट शीट में, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो तो डायरेक्ट लेबर का पार्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो ओवर टाइम का आपने प्रीमियम पे किया है, जो 50 रुपया एक्स्ट्रा पे किया है, 150 रुपया पे किया आपने 8 घंटे से ऊपर का, तो जो 50 रुपया एक्स्ट्रा पे किया है, उस एक्स्ट्रा 50 रुपए का, जिसे हम ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं बच्चों, उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो उसके 3 अलग अलग ट्रीटमेंट है। ध्यान से सुन लियो। कौन से 3 ट्रीटमेंट है सर? आपको यह देखना पड़ेगा कि आखिर ओवर टाइम हुआ किस रीजन से है। यू हैव टू जज द रीजन कि आखिर ओवर टाइम हुआ क्यों, आपको रीजन पता करना पड़ेगा। अब वो रीजन कितने हो सकते हैं? तो मैंने 3 प्रकार से तोड़ दिया है उनको, 1, 2 एंड 3। ये तीनों क्या है सर? सुनिएगा ध्यान से। पहला, इफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम रेगुलर है, मतलब बार बार ओवर टाइम ही चलता रहता है, इसका मतलब आपके यहां पे लेबर फोर्स की शॉर्टेज है, मतलब आपके यहां काम ज्यादा होगा, लेबर कम होंगे, इसलिए तो रेगुलर बेसिस पे ओवर टाइम करा रहे हो, तो फिर उसे ओवर टाइम नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर उसे हम ओवर टाइम क्यों बोले? वो तो नॉर्मल टाइम ही हो गया एक तरीके से। तो उस केस में क्या करना? उस केस में ओवर टाइम प्रीमियम भी नॉर्मल वेजेस ही माना जाएगा, उसे लेबर कॉस्ट में ही शामिल कर देना। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसे काय में शामिल कर देना? लेबर कॉस्ट में ही शामिल कर देना। कैसे? लेबर रेट को इन्फ्लेट कर देना। सर हमें नहीं आया समझ में आपने क्या बोला। चलिए एक एग्जांपल देके पहले पहली सिचुएशन समझाता हूं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम जो है वो नॉर्मल है, उसमें कुछ अलग नहीं करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको उसे लेबर कॉस्ट ही मान लेना है। कैसे बताता हूं। मान लो आपके यहां किसी ने 10 घंटे काम किया, आपने उसे 10 घंटे का पेमेंट कैसे किया है? 8 घंटे का पेमेंट तो उसे हुआ है 800 रुपए के हिसाब से, और 2 घंटे का उसको जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट हुआ है 150 रुपए के हिसाब से। टोटल पेमेंट कितना हुआ है उसे? 800 ये और 300 ये, टोटल पेमेंट उसे हुआ है 1100 रुपए का। सुन रहे हो आप मेरी बात को?
आप कुछ मत करो, सीधे बताओ 1100 रुपया, वैसे आपका रेट 100 रुपये घंटे है, लेकिन आप सिर्फ ऐसा बोलो कि टोटल 1100 रुपया 10 घंटे का पेमेंट है, तो हमारा पर आवर वेज रेट कितना हो गया 110। ये वेज रेट इन्फ्लेट हो गया 100 से 110। मतलब हम तो भाई साहब सीधी सी बात है 110 रुपया घंटा पे करते हैं। ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है हमको 110 रुपया घंटा? क्योंकि हमारे यहां ओवर टाइम रोज की बात है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम रेगुलर है तो फिर सिर्फ ओवर टाइम मानो ही मत, उसे नॉर्मल वेजेस ही मान लो, और आप ये बोलो कि जो आपने 1100 रुपए पे किया है ना, सीधा सीधा हम तो भैया 10 घंटे का 1100 दिए, मतलब 110 रुपए घंटा पे किया है, तो उसे रेट को ही इंफ्लेट कर दो नॉर्मल लेबर रेट को। तो नॉर्मल लेबर रेट इंफ्लेट हो जाएगा तो लेबर कॉस्ट में फिर कितना ऐड हो जाएगा? 110 रुपए घंटे इंटू 10 घंटा, 1100 रुपए लेबर कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि पूरा ओवर टाइम का प्रीमियम भी कहां ऐड हो जाएगा? लेबर कॉस्ट में जाकर ऐड हो जाएगा। कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओवर टाइम वेजेस सब ऐड करके, प्रीमियम सब ऐड करके डिवाइड बाय टोटल आवर्स कर देना, तो पर आवर का आपका रेट निकल आएगा। और उसी रेट को रियल मानो, जो 100 रुपए उसे रियल मत मानो, रियल रेट ही आपका कितना 110 रुपया। क्यों? आप तो रोज ही काम ज्यादा करा रहे हो। बोलो। दूसरी बात करता हूं, इफ ओवर टाइम ड्यू टू शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन, हाँ अगर ओवर टाइम इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो पा रहा है, हमें और डिमांड बहुत ज्यादा है, हम माल ही नहीं बना पा रहे, तो अब इस रीजन से अगर है तो वो फिर कहां पे जाएगा? ओवरहेड में जाएगा। तो उस केस में इधर ध्यान देना, कितने घंटे काम कराया था? 10 घंटे काम कराया था। 10 घंटे में से 8 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे, सर ये क्या कर रहे हो? 10 घंटे थे 12 कैसे हो गए? बता रहा हूं। 8 घंटे का 100 रुपया, 2 घंटे का भी 100 रुपया, ये तो क्या हो गया? ओवर टाइम। ये हो गया नॉर्मल वेजेस, ये हो गया ओवर टाइम वेजेस। तो वेजेस को तो कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट में ऐड करना है, और इस 2 घंटे का ही 100 के अलावा ऊपर कितना मिला? 50। तो ये जो 100 रुपया है ये है ओवर टाइम प्रीमियम। इस ओवर टाइम प्रीमियम को बच्चों आपको कहां लेके जाना है? तो ये बाकी का इतना पेमेंट तो कहां चला जाएगा? लेबर कॉस्ट में। लेकिन ये जो प्रीमियम पे किया है ये आपको ओवरहेड में लेके जाना पड़ेगा। ओवरहेड से भी अल्टीमेटली वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, पर थ्रू ओवरहेड ऐड होगा, फिर ये सीधे लेबर कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये ओवरहेड में ऐड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ड्यू टू शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन आपका ओवर टाइम हो रहा है तो, क्योंकि डिमांड ज्यादा आ गई, सडनली प्रोडक्ट अब आपको और ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं, इस कारण से ओवर टाइम अगर करा रहे हो, तो 2 अलग ट्रीटमेंट हो गए बच्चों। पहले केस में क्या हुआ था? पूरा का पूरा 1100 लेबर कॉस्ट में चला गया था। दूसरे केस में क्या हुआ है? 1000 लेबर कॉस्ट में गया है और 100 रुपया ओवरहेड में गया है। तीसरा और आखिरी केस, लेकिन अगर ओवर टाइम किसी एबनॉर्मल रीजन के कारण से कराना पड़ रहा है, अगर किसी एबनॉर्मल रीजन के कारण से ओवर टाइम कराना पड़ रहा है, तो उस केस में तो बच्चों वो बोलते हैं कि ये तो फिर ओनर की गलती है। इस केस में ओवर टाइम का प्रीमियम जो है वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर होगा, ये गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। हमेशा जब भी एबनॉर्मल रीजन से कुछ भी होगा तो मालिक के ऊपर आएगा, फिर वो कभी भी गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये तीनों ओवर टाइम के ट्रीटमेंट मैंने सिखा दिए। ध्यान रखना, ओवर टाइम वेजेस का ट्रीटमेंट तो सिंपल है, लेबर कॉस्ट, पर ओवर टाइम का जो प्रीमियम पे किया है उसके 3 अलग अलग केसेस पॉसिबल है। पहला केस अगर रेगुलर है तो क्या होगा, दूसरा केस डिमांड के कारण से अभी कराना पड़ रहा है तो क्या होगा, और तीसरा और आखिरी केस अगर किसी एबनॉर्मल रीजन से ओवर टाइम कराना पड़ रहा है तो क्या होगा। एम आई क्लियर बच्चों? चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 5, दैट इज ओवर टाइम। अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर बच्चों। कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट 6 क्या है सर? वेजेस पेमेंट सिस्टम। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है यार। सब जगह हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में 2 प्रकार के वेजेस पेमेंट सिस्टम चलते हैं, टाइम रेट बेसिस और पीस रेट बेसिस। टाइम रेट बेसिस पर आवर या पर डे बेसिस पे जो जा रही है, पर मंथ जो सैलरी जा रही है वो टाइम रेट है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। आपने 10 घंटे काम किया और मेरे यहाँ पे 100 रुपये घंटे रेट चल रहा है, तो आपका सैलरी बन गया 1000 रुपया या वेजेस बन गया 1000 रुपया, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ये टाइम बेसिस पर है। दूसरा हमारे यहाँ वेजेस सिस्टम क्या चलता है? पीस रेट बेसिस पे। पीस रेट बेसिस पे भाई जितनी यूनिट्स तुम बनाओगे उतना तुम्हें हम पे करेंगे। से फॉर एग्जांपल आपने 500 यूनिट मैन्युफैक्चर करी और हम आपको 10 रुपये पर यूनिट पे करेंगे, तो 5000 रुपया ये आपका वेजेस बन गया। तो 2 प्रकार से वेजेस सिस्टम हो सकता है, एक टाइम रेट के बेसिस पर और एक पीस रेट के बेसिस पे। जब टाइम रेट के बेसिस पे पेमेंट हो रहा होगा तो जितना टाइम उसने डिवोट किया है जॉब के लिए इनटू जो भी रेट है,
और जब पीस रेट के बेसिस पे होगा तो जितना उसने गुड्स मैन्युफैक्चर किए इनटू जो भी उसका रेट है। सुन रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके का फिट होता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारा प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है, तो वो लेबर को टाइम बेसिस पे रखेंगी क्योंकि प्रोडक्शन तो ऑलरेडी अच्छा है। पर जो चाहती है कि लेबर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे, वो पीस रेट पे रखेंगी कि तुम ज़्यादा बनाओगे तो तुम्हें सैलरी ज़्यादा मिलेगी। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अब ये बात समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 यहीं खत्म हो जाता है बच्चों, दैट इज वेजेस पेमेंट सिस्टम। ईजी सा कॉन्सेप्ट है। इससे जुड़ा हुआ हमारा अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंसेंटिव्स, दैट इज बोनस। दूसरे फॉर्म में बोलो। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से पूरी बात समझाता हूं, फिर मैं हाल से रोवन पे आऊंगा कि ये क्या है, ये दो कौन लोग हैं, आते हैं अपन उस पे। भाई समझना मेरी बात को जरा ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं यार, मान के चलो एक है राम और एक है रहीम। अब भैया राम और रहीम दोनों लोग हैं और मान के चलिए कि प्रोड्यूस होनी थी 100 यूनिट्स। कितनी यूनिट प्रोड्यूस होनी थी? 100। राम को भी 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी और रहीम को भी 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करनी थी, दोनों को 100 यूनिट बनानी थी। अब राम ने वो 100 यूनिट्स बना ली से फॉर एग्जांपल 6 घंटे में, रहीम ने वो 100 यूनिट बनाई से फॉर एग्जांपल 8 घंटे में, फॉर एग्जांपल। हाँ, अब सपोज हमारा जो रेट है वो रेट है हमारा 100 रुपया घंटा। अब आप मुझे ये बताओ, यूनिट्स तो दोनों ने सेम बनाई 100। राम ने अगर 6 घंटे में बनाई तो राम को कितना वेजेस मिल गया? 600। रहीम ने उसी को बनाने में 8 घंटे लगाए तो रहीम को कितना मिला? 800। आप मुझे बताओ स्मार्टर कौन है? स्मार्टर राम नहीं है, रहीम है। कैसे सर, कैसे? अरे उसे पता था कि भाई चाहे 6 घंटे में बनाओ चाहे 8 घंटे में 100 रुपया घंटे ही मिलना है, तो हम तो ज्यादा टाइम लेके बनाएंगे ना, आराम आराम से रिलैक्स हो के बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना लेट बनेगा उतना ज्यादा वेजेस हमें मिल रहा है। तो एक तरीके से यहां पर राम को अच्छा काम करने की पनिशमेंट मिल रही है बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जो बोल रहा हूं, तो यहां पर यह सही सिस्टम है क्या? द आंसर इज नो सर। इससे तो राम डिमोटिवेट हो जाएगा, वो बोलेगा मैं भी फिर लेट लतीफी करूंगा, मैं क्यों जल्दी काम खत्म कर रहा हूं, मेरे को मेरे एफिशिएंट होने का उल्टा नुकसान हो रहा है। तो बच्चे, अगर कोई लेबर अच्छा काम कर रहा है तो उस लेबर को मोटिवेट करना जरूरी है। वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो इसके लिए उसको देना पड़ेगा आपको बोनस या इंसेंटिव। अब उसे बोनस कैसे दें, क्या करें? तो इसके लिए बेटा दो लोग पिक्चर में आते हैं। एक हाल से भाई साहब हुए, उनने अपना एक बोनस प्लान बताया कि आप वर्कर को कैसे इंसेंटिव्स दे सकते हो, और एक रोवन भाई साहब हुए, उनने अपना अलग से बोनस प्लान बताया कि आप वर्कर को कैसे बोनस पे कर सकते हैं। दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के, इन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने बोनस प्लान बताए हैं। जैसे हालसे के हिसाब से क्या बोनस प्लान है? तो बोले बेसिक वेजेस प्लस बोनस। मेन इसमें बोनस कैलकुलेट करना ही है, पर ये मिलाकर क्या बनेगा? टोटल वेजेस। तो बच्चे वो बोलता है, हाल से बोलता है बेसिक वेजेस तो दोनों में सेम है, चाहे हाल से निकालो चाहे रोवन से, जितना टाइम लिया इनटू रेट, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर बोनस दोनों से अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। हाल से क्या बोलता है? हाल से बोलता है हम बोनस देते हैं टाइम सेव्ड इनटू 50% इनटू टाइम रेट, और रोवन बोलता है हम बोनस देते हैं टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। सर ये क्या कर रहे हो, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग मत खराब करो, एग्जांपल से बात समझाता हूं, पूरी बात आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, प्लीज फोकस कीजिएगा। तो इस हाल से और रोवन के बोनस प्लान को एक एग्जांपल से समझते हैं रेदर देन फॉर्मूला रटने की कोई नीड है ही नहीं बच्चों। देखिएगा जरा ध्यान से। मान लो 3 एम्प्लॉइज हैं, कोई भी 3 एम्प्लॉइज के नाम लिख लो। से एक एम्प्लॉय है राहुल, एक एम्प्लॉय है रोमा और एक एम्प्लॉय है से फॉर एग्जांपल सुरेश। चलो अब भैया जो टाइम अलाउड था वो था सबके पास 8 घंटे। वो काम कितने घंटे में होना चाहिए था? 8 आवर्स। सो एवरीबडी हैज 8 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। नाउ टाइम टेकन, राहुल ने वो 8 घंटे का काम 6 घंटे में कंप्लीट किया, रोमा ने 8 घंटे का काम 4 घंटे में कंप्लीट किया, और सुरेश ने 8 घंटे का काम 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया। बच्चों सुन रहे हो आप मेरी बात को? इसका मतलब जिसको जितना टाइम मिला हुआ था उससे सबने अर्ली खत्म किया है, लेकिन राहुल ने 6 घंटे में, रोमा ने 4 घंटे में और सुरेश ने 3 घंटे में। सर कौन सुरेश नाम आजकल यूज करता है? अबे सुनो ना, अब बताओ टाइम सेव्ड कितना है? तो राहुल ने 2 घंटे सेव किए, रोमा ने 4 घंटे सेव किए, 4 घंटे में किया तो 4 बच गए, और सुरेश ने कितने घंटे सेव किए? सुरेश ने सेव किए 5 आवर्स सेव किए।
अब ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। और रेट क्या है, से रेट हमारा है 100 रुपये घंटे, रेट 100 रुपये घंटे ही है, हम सबको एक ही रेट से पे करते हैं, 100 रुपीज़ पर आवर। नाउ अब सब लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो हमें कैसे आगे बढ़ना है, सब लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक एक के वेजेस को, राहुल, रोमा और सुरेश के वेजेस को हाल से और रोवन दोनों से निकालूंगा और जरा देखूंगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है। बच्चों सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके डन। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन राहुल की, या ऐसे कर लेते हैं ना, सबसे पहले यहां हाल से ले लेते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं हाल से की, तो हाल से जरा राहुल का निकालो, तो कैसे निकलेगा राहुल का वेजेस। तो हाल से में क्या लिखा है, बेसिक प्लस बोनस, तो बेसिक प्लस बोनस निकालिए। बेसिक तो टाइम टेकन इनटू रेट, और बोनस का क्या फॉर्मूला है, बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार बता रहा हूं, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। तो बताओ राहुल के केस में आप मुझे बताओ बेसिक कितना है, कितने घंटे राहुल ने काम किया है, 6 घंटे, टाइम टेकन 6 घंटे, और रेट कितना है 100 रुपया, तो 600 रुपये तो राहुल का बेसिक वेजेस बन गया। प्लस कितना टाइम राहुल ने सेव किया, 8 घंटे का काम 6 घंटे में किया, तो 2 घंटे राहुल ने सेव किए, इंटू 50% इंटू रेट है 100 रुपया, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 100। तो टोटल राहुल का हाल से सिस्टम से कितना बनेगा, 700 रुपया बनेगा। सुन रहे हो आप मेरी बात को। अगर हाल से के अप्रोच से जाएं तो राहुल को 6 घंटे काम करने का कितना पैसा मिल गया, 700 रुपया मिल गया। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वहीं पे अगर राहुल के लिए ही रोवन से जाएं तो क्या होगा, चलिए रोवन में कैसे निकालना था सर, रोवन में भी बेसिक प्लस बोनस यही करना था हमको। तो बेसिक वेजेस तो वही है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, चाहे हाल से हो चाहे रोवन हो। लेकिन बोनस रोवन में कैसे निकलता है, तो रोवन में बोनस निकलता है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। चलिए जरा देखते हैं, राहुल ने कितना टाइम लिया है, 6 घंटे, कितने रुपए पर घंटे, 100, तो 600 रुपये तो उसका बेसिक हो गया। बेसिक दोनों में सेम आएगा, चाहे हाल से देख लो चाहे रोवन से देख लो। लेकिन रोवन से बोनस कितना लिया, टाइम टेकन कितना लिया उसने, 6 घंटे, अपॉन टाइम अलाउड कितने घंटे था, 8 घंटे, इंटू टाइम सेव्ड कितने घंटे हुआ, 2 घंटे, इंटू रेट निकालो कितना आ रहा है, 100 रुपया रेट था। नाउ सॉल्व दिस, कितना आया जरा देखना, तो आएगा आपका 6/8 इंटू 2 इंटू 100, तो यहां पर आया 150 रुपया। नाउ यू सी, अगर रोवन से राहुल का टोटल वेजेस देखोगे तो कितना निकला, 750, मतलब हाल से 50 रुपया ज्यादा निकला है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब राहुल के प्रेफरेंस से देखोगे तो राहुल को किस में फायदा है, हाल से में फायदा है कि रोवन में फायदा है, सर रोवन में फायदा है, क्योंकि रोवन में सर उसको ज्यादा बोनस मिल रहा है। सुन रहे हो आप मेरी बात को, चलो ठीक है। ये कहानी तो अपन ने किसकी देख ली, राहुल की। अब ऐसे ही हमें तीनों की कहानी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आप हाल से रोवन को प्रॉपर तरीके से क्रैक कर लो तो। चलो अब जरा दूसरी कहानी देखते हैं राहुल के बाद रोमा की। चलो रोमा पे आते हैं बच्चों। रोमा हाल से भी देखेंगे और रोवन से भी देखेंगे। फास्ट करते हैं, हाल से रोवन ने कितने टाइम लिया है, सर रोमा ने 4 घंटे लिया है, तो सेव भी कितना किया है, 4 घंटे सेव किया है। लेट्स सी, हाल से टाइम टेकन 4 घंटा, वेजेस है 100, तो 400 रुपया तो उसका आ गया बेसिक वेजेस, प्लस बोनस कैसे निकलना है हाल से में, सर 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम सेव्ड भी कितना है 4 घंटे इंटू 100, तो कितना आ गया 200। तो बताओ हाल से रोमा को कितना मिल रहा है, टोटल 600। सुन रहे, अरे फॉर्मूला वही लगा है, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, टाइम और ये 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। सुन रहे हो आप मेरी बात को। तो बच्चों ये पूरा का पूरा निकल गया रोमा का हाल से। अब रोवन से बात करते हैं, रोवन से रोवन से रोमा को कैसे पे हो रहा है, तो सॉरी 4 इंटू 100, बेसिक तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होना बेसिक वेजेस, लेकिन बोनस कितना आएगा, तो बोनस कैसे निकालना था रोवन में, टाइम टेकन 4 घंटे अपॉन टाइम अलाउड 8 घंटे इंटू टाइम सेव्ड 4, 8 घंटे का काम 4 घंटे में किया, 4 सेव हो गए, इंटू रेट। चलिए आंसर बोलिए कितना आया, सर 200। कितना आंसर आया, सर 600। OMG, क्या नोटिस किया भैया, इतनी सी चीज के लिए सब कुछ कर रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। क्या किया यहां पर आपने, क्या नोटिस किया, सर रोमा के केस में हाल से और रोवन दोनों से सेम आंसर आ रहा है। इज इट अ कोइंसिडेंट, नो, इट इज अ प्रूफ। किस चीज का प्रूफ, कि अगर किस चीज का प्रूफ हुआ यहां, इफ टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू 50% ऑफ टाइम अलाउड
देन हालसे से या रोवन से, द आंसर विल बी सेम। एट 50% लेवल अगर 50% टाइम सेव्ड है तो दोनों से ही आंसर आपका कैसा आएगा, सेम आएगा। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए गड़बड़ मत करना, प्रूफ आपके सामने है। एट 50% लेवल जहां पर टाइम सेव्ड जो है वो 50% है, वहां पे चाहे हालसे से बोनस निकाल लो चाहे रोवन से बोनस निकाल लो, दोनों से आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। ये आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया रोमा के केस में। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सुरेश का केस भी उठाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता तो मैं उठाता ही नहीं। अब सुरेश के केस को भी उठाते हैं बच्चों, ज़रा डील करके देखते हैं। किसके केस को, सुरेश के केस को। कैसे डील करेंगे, चलो इधर लेते हैं सुरेश। अब सब लोग ध्यान से देखना, सुरेश के केस में पहले हाल से उठाता हूँ। तो 100 कितने घंटे काम किया था सुरेश का, कहाँ है, ये रहा सर। 8 घंटे का काम भाई ने 3 घंटे में ही निपटा दिया। अब ध्यान देना, 8 घंटे का टाइम काम 3 घंटे में ही निपटाया, तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो हो गया बेसिक प्लस यहाँ पर 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। चलिए बोलिए कितना आ रहा है सर, 3 घंटे काम किया है, 100 रुपये घंटे से 300 रुपये तो उसे बेसिक मिलेगा। टाइम सेव्ड कितना हो गया, तो 5 घंटे उसने टाइम सेव कर दिया सर, इंटू 50% इंटू रेट 100 रुपया। 8 घंटे का काम 3 घंटे में किया तो टाइम सेव हो गया। यहाँ पर कितना आ गया बच्चे आपका, यहाँ पर आ गया 250, तो टोटल उसे वेजेस कितना मिलेगा, 550, जिसमें 250 बोनस है। सुन रहे हो, ये रहा बेसिक, ये रहा बोनस। अब रोवन से भी जरा निकालो क्या आता है। तो रोवन के केस में भाई बेसिक तो सेम ही आएगा, 300, 3 घंटे इंटू 100 रुपया, तो 300 ही आएगा बेसिक, तो अभी भी कोई चेंज नहीं होगा। बोनस कैसे निकलता था, टाइम अलाउड अपॉन टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन, या टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, यही था। बताओ टाइम अलाउड कितना था, उल्टा बोल दिया, सॉरी, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। अरे लिखने में गलती हो गई थी। तो बच्चे 3 घंटे टाइम लिया है, 8 घंटे का टाइम अवेलेबल था, 5 घंटे सेव हो गए, 100 रुपये रेट है। बोलिए कितना भाई का बोनस आ गया, करके देखिए। 3/8 इंटू 5 इंटू 100, इट कम्स टू 187.5। तो बताओ टोटल कितना मिला उसे सर, 487.5। OMG। नाउ नोटिस करो, इस केस में बताओ उसको रोवन से कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, हालसे से कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। अब मैं आपसे जो नोटिस कराना चाहता हूं उस पे आओ। क्या नोटिस कराना चाहता हूं, पहले राहुल के केस की बात करो। तो राहुल के केस में बताओ क्या बेटर है राहुल के लिए, रोवन की हाल से। सर रोवन बेहतर है, क्यों, क्योंकि रोवन से सर उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। सुन रहे हो आप मेरी बात को। वहीं पे रोमा के केस में दोनों सेम है, चाहे हालसे से वो ले ले चाहे रोवन से ले ले। वहीं पे सुरेश के केस में उसे हाल से बेहतर है, राहुल के लिए रोवन बेहतर, रोमा के लिए दोनों एक जैसे, और सुरेश के लिए हाल से बेहतर। ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या इससे कोई इंटरप्रिटेशन आ सकता है क्या बाहर, बिल्कुल आ सकता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर एक एम्प्लॉय को ये जज करना है कि उसे हाल से स्कीम से बोनस मिले या फिर रोवन स्कीम से बोनस मिले, तो उसे पता है क्या देख लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो राहुल ने कितना टाइम सेव किया था, राहुल ने टाइम सेव किया था 2 घंटे, मतलब कितना था, 8 घंटे का 25%। जितना टाइम अलाउड था उसका 75% टाइम में काम कर दिया था, मतलब राहुल ने टाइम सेव किया था 25%, रोमा ने टाइम सेव किया था 50%। जबकि सुरेश ने पता है कितना टाइम सेव किया, सुरेश ने तो टाइम सेव किया था सीधा सीधा 62.5%। कैसे 62.5%, क्योंकि सुरेश ने 8 घंटे का काम 3 घंटे में कर दिया, तो कितना टाइम सेव किया था, 5 घंटे। राहुल ने कितना सेव किया था, 25% टाइम। रोमा ने कितना सेव किया था, 50% टाइम। लेकिन सुरेश ने सेव किया 62.5%, 62.5% टाइम। अब इधर देखो, इससे क्या इंटरप्रिटेशन सर आपके ड्रॉ करना चाहते हैं आपके लिए। अब देखना ध्यान से, ये मैंने बनाया टाइमलाइन, यहां पर मैंने ये रखा, दिस इज इक्वल्स टू 50%। 50% पे चाहे हाल से हो चाहे रोवन हो, दोनों से बोनस एक जैसा आएगा। लेकिन अगर 50% ये क्या है, टाइम सेव्ड, दिस इज टाइम सेव्ड। अगर 50% टाइम सेव्ड है तो चाहे हाल से निकालो चाहे रोवन निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा।
लेकिन अगर टाइम सेव्ड 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा किसके केस में था? सुरेश के केस में। तो बताओ उसे कौन सा ज्यादा बेहतर था? हाल से बेहतर था कि रोवन बेहतर था? सर उसके लिए हाल से ज्यादा बेहतर है, रोवन से उसे कम पैसा मिल रहा है। बस यही समझाना चाह रहा हूं कि 50% से ज्यादा अगर है तो उस केस में हाल से बेहतर है। लेकिन अगर 50% से कम टाइम सेव्ड है, 50% से कम टाइम सेव्ड किसका था? सर राहुल का था। तो राहुल को कौन सा बेहतर था? सर रोवन बेहतर था। एग्जैक्टली अगर टाइम सेव्ड 50% से कम है तो उस केस में रोवन बेहतर है। यही बस इंटरप्रिटेशन आपको मैं बताना चाहता था कि बच्चों फॉर्मूला तो बहुत आसान है, फॉर्मूला ये लिख दिया था मैंने, टाइम टेकन 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट। बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ किस लेवल पे हाल से रोवन सेम है। तो आपको बताना है जहां टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू 50% है वहां पर हाल से रोवन सेम है। फिर अब क्या बेहतर, एक एम्प्लॉय के पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात की? एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना, एम्प्लॉय क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा वेजेस चाहेगा। तो एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर क्या है? अगर उसका टाइम सेव्ड 50% से ज्यादा है तो हाल से बेहतर है, अगर उसका टाइम सेव्ड 50% से कम है तो रोवन बेहतर है। लेकिन ये किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। अब उल्टा कर लो, अगर किसको क्वेश्चन पूछे एम्प्लॉयर के लिए क्या बेहतर है हाल से और रोवन में से, तो एम्प्लॉयर क्या करना चाहेगा? कम से कम पे करना चाहेगा। तो इस सीन को रिवर्स कर दो, एम्प्लॉयर के लिए वो बेहतर है जिसमें उसे कम पैसा देना पड़े, तो उसके लिए उल्टा कर दो, उसे कम पैसा कब देना पड़ेगा? तो भाई अगर टाइम सेव्ड 50% से कम है तो कौन सा बेहतर हो जाएगा? उसके लिए हाल से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हाल से में उसे कम पे करना पड़ेगा। और टाइम सेव्ड 50% से ज्यादा है तो उसके लिए कौन सा बेहतर है? रोवन बेहतर है। तो एम्प्लॉयर के लिए, ध्यान से बच्चों गड़बड़ मत करिएगा, कहां चला गया, ये रहा। अगर एम्प्लॉय की बात की जाए, मैं यहां लिख ही देता हूं ना फॉर योर ईज, ये देखिए, ये एम्प्लॉय के लिए बेहतर है और ये एम्प्लॉयर के लिए बेहतर है। और लॉजिक आपके सामने है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा कम पे करना चाहेगा तो उसे कम काय में पे करना पड़ेगा, रोवन में उसे कम काय में पे करना पड़ेगा, इस केस में हाल से में। तो उसके लिए कब क्या बेहतर वो लिख दिया। और एम्प्लॉय के लिए क्या बेहतर है? ज्यादा से ज्यादा उसे मिले। तो एग्जाम में बच्चों ये कंपैरिजन आपसे पूछा जाता है, इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय के लिए क्या बेहतर है और एम्प्लॉयर के लिए क्या बेहतर है और कैसे कैलकुलेट होगा, और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी मैंने आपको समझा दिया। ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों, दैट इज इंसेंटिव सिस्टम। क्वेश्चन हाल से भी बोल सकता है, रोवन से भी बोल सकता है, और इस तरीके के इंटरप्रिटेशंस भी आपसे पूछ सकता है कि एम्प्लॉयर के लिए क्या बेहतर और एम्प्लॉय के लिए क्या बेहतर। पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 8 बच्चों, लेबर एफिशिएंसी। ये क्या चिड़िया का नाम है साहब? व्हाट इज दिस लेबर एफिशिएंसी? ये क्या है? सुनो, सिंपल सी बात करता हूं। लेबर एफिशिएंसी का मतलब आपको परसेंटेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी निकालने को क्वेश्चन कई बार बोलता है। परसेंटेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है? यार मैं तुमसे एक सिंपल बात पूछता हूं, 8 घंटे का काम अगर तुमने 6 घंटे में कर दिया तो तुम मोर एफिशिएंट हो कि लेस एफिशिएंट हो? मुझे बस इतनी बात का जवाब दे दो। सर 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर दिया तो सर ऑब्वियसली मैं मोर देन 100% एफिशिएंट हूं। राइट। कैसे निकलेगा? टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउड था? 8। टाइम टेकन, कितना टाइम लिया? 6 इंटू 100। बोलो कितने परसेंट एफिशिएंट निकले? आप खुद निकालो, 8/6। सर 133% एफिशिएंसी आई। एग्जैक्टली यही है, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना बच्चे, गड़बड़। अगर तुमने ऐसे कर दिया होता ना, 8 घंटे का काम 6 में कर दिया इंटू 100, तो तुम्हारा आंसर आता है यहां पे 80% या 75%। क्या तुम 75% एफिशिएंट हो? अगर तुमने 8 घंटे का काम 6 घंटे में किया है तो तुम मोर देन 100% एफिशिएंट हो कि लेस देन 100% एफिशिएंट हो? भाई 8 घंटे का काम 6 घंटे में निपटा दिया, अबे मोर देन 100% एफिशिएंट हो। तो मोर देन 100% कब आएगा? जब टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन करोगे। अगर टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड कर दिया, सब गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन करना है, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड नहीं करना है। और एग्जाम में इस तरीके से क्रैक करिएगा कि अगर 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर लिया, क्यों भूल जाते अलाउड ऊपर था कि नीचे था? तो ऊपर नीचे याद नहीं रखना, लॉजिक याद रखो। क्या लॉजिक है? भाई मैंने 8 घंटे का काम 6 घंटे में किया है
तो मैं 100% से भी ज्यादा एफिशिएंट हूं। अब 100% से ज्यादा आंसर कब आएगा? 8/6 करने पे या 6/8 करने पे? ऑब्वियसली 8/6 करने पे। तो दिस इज द राइट चॉइस बेबी। समझ गए आप मेरी बात अच्छे से? डन सर, पूरी बात समझ में आ गई। 100% से ज्यादा मोर एफिशिएंट, 100% से कम लेस एफिशिएंट। ये खत्म हो गया परसेंटेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी। एग्जाम में आपको ये याद रखना है। सुन रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये लोग जो टाइम अलाउड है इसे कभी स्टैंडर्ड आवर्स का नाम भी दे सकते हैं, तो बहरा मत जाना। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब जितने घंटे लगने चाहिए थे, और टाइम टेकन मतलब एक्चुअल आवर्स। तो अगर ऐसे भी लिखा हो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बात वही है। सुन रहे हो आप मेरी बात को? चाहे उसे स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स बोल दे, चाहे उसे टाइम टेकन टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन बोल दे, बोथ आर सेम थिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 8 इज ओवर परसेंटेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी में बस आपको ये निकालने आ सकता है। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं बच्चों। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 9, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा बार पूछा जा चुका है, लेबर टर्नओवर रेशियो। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? लेबर टर्नओवर रेशियो। ये क्या चीज है साहब? व्हाट इज दिस लेबर टर्नओवर रेशियो? बच्चों, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि कितने कितने टाइम में आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। भाई मेरे पास 100 यूनिट का स्टॉक था मेरे शोरूम में, वो बिक गया, जीरो हो गया, फिर 100 यूनिट खरीद ली। अब साल भर में अगर मान के चलो मैंने 2000 यूनिट बेची हैं और हर बार 100 यूनिट ही मैं खरीद के बेचता हूं, तो कितने बार मेरी इन्वेंट्री साल भर में खत्म हो जाती है? 20 बार। तो जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, मतलब मेरे लिए वो मटेरियल उतना फास्ट मूविंग है। इसी तरीके से जैसे इन्वेंट्री का टर्नओवर होता है बच्चों, लेबर का भी टर्नओवर होता है। लेबर टर्नओवर, लेबर मूवमेंट कैसा हो रहा है और कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, इसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर। लेकिन क्या इन्वेंट्री टर्नओवर कैसा? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना हाई इन्वेंट्री टर्नओवर है वो शो कर रहा है उतना फास्ट मूविंग मटेरियल है, उतनी ज्यादा आपकी सेल हो रही है, उतने जल्दी जल्दी माल खत्म हो रहा है। लेकिन क्या लेबर टर्नओवर भी हाई अच्छा है? नो, द आंसर इज नो। लेबर टर्नओवर जितना लो हो उतना अच्छा है। क्यों? अबे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अगर लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, लेबर टर्नओवर हाई होगा, क्योंकि लेबर मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि हर बार नए लोग आएंगे उन्हें छोड़ के जब जाएंगे, तो नए आएंगे उनको फिर से ट्रेनिंग दो, क्या वो उतने एक्सपर्टिज्म से काम कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखना, लेबर टर्नओवर ज्यादा हाई होना अच्छा नहीं होता है, माइंड इट। अब सर ये बात तो समझ में आ गई, लेबर टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब अगर हमें लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना सीखना है तो बच्चों इसके लिए पहले हमें कुछ अलग अलग टर्म्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज लेबर टर्नओवर निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं और हर मेथड एक अलग साइकोलॉजी पर बेस्ड है, एक अलग टर्म पर बेस्ड है। तो पहले मैं आपको कुछ 3-4 टर्म्स बस सिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम टर्नओवर निकालना सीखेंगे। एक टर्म है एस। एस बोले तो सेपरेशन, बोले तो लेफ्ट, जो एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए। दूसरा टर्म मैंने यूज किया यहां पर आर। आर का मतलब है रिप्लेसमेंट, जितने रिप्लेस हुए। ध्यान से, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से 500 लोग छोड़ के चले गए, तो आप क्या, कितनी पोस्ट वैकेट हो गई? 500 पोस्ट वैकेट हो गई। उसमें से कितनी पोस्ट रिफिल हुई, वो कहलाता है रिप्लेसमेंट। तीसरा एन। एन का मतलब होता है न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग और रिप्लेसमेंट दो अलग चीजें हैं बच्चों। न्यू ज्वाइनिंग मतलब आपने जो नई पोस्ट क्रिएट करके फ्रेश नए टैलेंट को, फ्रेश नए एम्प्लॉइज को अपने आप पर हायर किया, उसे बोला जाएगा न्यू ज्वाइनिंग। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो समझना, 500 लोग छोड़कर गए, उनकी जगह पर आप 400 पोस्ट ही भर पाए, तो वो 100 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, और आपने यहां पर मान लीजिए 100, 200, 250 लोग नए और रिक्रूट किए फॉर न्यू पर्पस, तो वो कहलाएंगे न्यू ज्वाइनिंग। तो न्यू ज्वाइनिंग एक अलग चीज है और रिप्लेसमेंट एक अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? 3। भाई सर आपके ही जलवे, अरे सुनो ना यार, कितनी गर्लफ्रेंड्स है मेरी? 3 गर्लफ्रेंड है। अब मान लो ये एक गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, तो अगर ये छोड़ के गई है और इसी की पोस्ट पर मैं दूसरी गर्लफ्रेंड को हायर कर रहा हूं, आई मीन वहां जो भी अपॉइंट कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा? रिप्लेसमेंट। जहां पर जो गई उसकी जगह दूसरी को मैं हायर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। लेकिन मान लो कि ये गई, इसकी पोस्ट मैंने खाली रहने दी, मैंने शादी कर ली, एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई वाइफ, और एक मैंने वाइफ भी आ गई। अब मेरी 2 गर्लफ्रेंड, एक वाइफ है।
तो वाइफ क्या हो गया, न्यू ज्वाइनिंग। सुन रहे हो आप मेरी बात को? हाँ, अब आ गया सर समझ में, रिप्लेसमेंट क्या होता है, न्यू ज्वाइनिंग क्या होता है। चलिए, ये समझाना क्यों इंपॉर्टेंट था अब मैं आपको समझाता हूं। और इसके अलावा एक चौथी चीज और आपको बतानी जरूरी है, वो बता रहा हूं, R+N, दैट इज रिप्लेसमेंट से भी एम्प्लॉइज तो आए नए, बस वो दूसरे की पोस्ट को फिल करने आए, और एन मतलब न्यू ज्वाइनिंग, इन दोनों को ऐड कर दो तो इसे ही बोला जाता है असेशन। क्या बोला जाता है? असेशन। इसे रिप्रेजेंट करते ए से, ए फॉर असेशन। असेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग को ऐड कर दो। और इसके अलावा एक आखिरी चीज, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलते हैं? ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिवाइड बाय 2। तो आपको क्या मिल जाएंगे? आपके एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको मिल जाएंगे। एवरेज, ऑन एन एवरेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग थे। सपोज साल के शुरुआत में आपके यहां पर 1500 लोग थे, साल के आखिरी में आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2500 लोग थे, डिवाइड बाय 2, तो ऑन एन एवरेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग थे। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अब कितना आसान है लेबर टर्नओवर निकालना, देखो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले सेपरेशन मेथड से, साल भर में कितने लोग छोड़ कर गए। सपोज साल भर में मेरे यहां से 500 वर्कर छोड़ के गए, तो 500 डिवाइड बाय एवरेज, एवरेज कितना निकला आपका? 2000। 500 डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100, भाई सब जगह इंटू 100 कर लेना, परसेंटेज में आंसर आएगा, वो सब जगह कर लेना इंटू 100। सुन रहे हो आप? अब 500 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, जैसे ही आप 500 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100 करोगे, क्या परसेंटेज आपको मिल गया? सर 25%। ये क्या बता रहा है कि टोटल साल भर में आपका 25% लेबर टर्नओवर है सेपरेशन से, मतलब आपका एवरेज वर्कर्स का 25% छोड़ के गया है साल भर में। ये हो गया आपका सेपरेशन मेथड। सुन रहे हैं आप? दूसरा मेथड होता है रिप्लेसमेंट। इन 500 में से आपने कितनी पोस्ट को फिल किया? सपोज मैंने इनमें से 400 पोस्ट ही फिल की, बाकी 100 पोस्ट अभी भी वैकेंट पड़ी हुई है, तो 400 पोस्ट डिवाइड बाय 2000, कितने रिप्लेस हुए? आर डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100, कितना परसेंटेज आ गया? 20%। मतलब इन दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है? 25% छोड़ के गए, उसमें से 20% को रिप्लेस कर दिया, 5% पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हुई है। सुन रहे हो आप मेरी बात को? अब तीसरी बात आती है एन। एन बोले तो न्यूली रिक्रूटेड, नए कितने आपने अलग से फ्रेश ज्वाइनिंग कराई है, रिफिल करने के लिए नहीं, नए फ्रेश। सपोज मेरे यहां पर फॉर एग्जांपल 200 फ्रेश लोगों ने ज्वाइन किया, तो 200 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, 10%। ये 10% क्या आ गया? न्यू ज्वाइनिंग का मेरा लेबर टर्नओवर आ गया कि 10% फोर्स मेरे यहां पर नई ज्वाइन करके आई है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये तीन तो सिंपल तरीके के रेशियो निकल गए, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग। बिल्कुल ईजी है। 25% छोड़ के गए थे, उनमें से 20% को रिफिल किया है, और 10% नई फ्रेश टैलेंट को भी मैं लेकर आया हूं, नया। अब न्यू ज्वाइनिंग कब होती है बच्चे? जनरली न्यू ज्वाइनिंग तब होती है जब हमें एक्सपांड करना होता है, जब तो हमें कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग लेबर है उनके अलावा हमें नया टैलेंट लेकर आना होता है। अब आगे बढ़ रहा हूं, अगला मेथड है फ्लक्स मेथड। अब फ्लक्स मेथड दो प्रकार से पढ़ना है, विदाउट एक्सपांशन और विथ एक्सपांशन। एग्जाम में दोनों से आ सकता है। विदाउट एक्सपांशन फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब है मिक्स, मिक्स, मिक्स। मिक्स किसका? सेपरेशन और रिप्लेसमेंट का टोटल कर दो तो फ्लक्स मेथड बन जाता है। मतलब एस प्लस आर अपॉन एवरेज। सुन रहे हैं आप? ये लिखा भी हुआ है, एस प्लस आर। बताओ कितने रिप्लेस हुए, कितने छोड़ के गए? 500। कितने रिप्लेस हुए? 400। बस ऐड कर दो, तो 500 प्लस 400 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100 कर दीजिए। ये फ्लक्स मेथड से आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 45%। अच्छा, इसे अगर आप वैसे भी नोटिस करोगे तो आपको समझ आएगा, 25 प्लस 20 कितना मिल गया? 45%। तो फ्लक्स मेथड कुछ भी नहीं है बच्चों, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट का टोटल कर दो तो क्या बन जाता है? फ्लक्स बन जाता है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो फ्लक्स मेथड भी हमारा निकल गया। एस प्लस आर अपॉन एवरेज कर दो, या एस और आर दोनों के पता हो तो ऐड कर दो तो फ्लक्स बन जाता है। सुन रहे हैं? आखिरी एक और है, फ्लक्स दो है, विदाउट एक्सपांशन और विथ एक्सपांशन। क्या फर्क है सर इन दोनों में, विदाउट और विथ एक्सपांशन में? विदाउट एक्सपांशन में आपने सिर्फ क्या लिया? छोड़ के गए और उनका रिप्लेसमेंट। विथ एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? न्यू ज्वाइनिंग भी उसमें आप शामिल कर दो तो विथ एक्सपांशन बन जाता है। बोले तो अगर मुझे विथ एक्सपांशन के साथ में कैलकुलेट करना है, वेरी इजी टू कैलकुलेट। कैसे होगा? यहां करके दिखा रहा हूं बच्चों, स्पेस यहां ले लेते हैं विथ एक्सपांशन के लिए। बच्चों एस प्लस आर प्लस एन डिवाइड बाय एवरेज कर दीजिए इंटू 100। मतलब तीनों ले लिए, छोड़ के गए थे 500, 400 रिप्लेस हो गए और 100 नए आए थे, डिवाइड बाय 2000।
तो आपका कितना आ जाएगा, 100 नहीं, कितने नए आए थे, 200, सॉरी 200 नए आए थे, तो आपका कितना आ जाएगा 55%। तो अगर कोई आपसे पूछे आपका ओवरऑल लेबर टर्नओवर कितना है, तो ओवरऑल लेबर टर्नओवर है आपका 55%, क्योंकि साल भर में 1100 लोगों का मूवमेंट हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, 500 छोड़ के गए, 400 उनकी जगह है और 200 नए आए, तो टोटल 1100 लोगों का मूवमेंट हुआ है। तो साला तुम्हारी 2000 लोगों की वर्कफोर्स में 1100 लोग तो छोड़ के जा रहे आ रहे हैं, तो क्या खास लेबर टर्नओवर है तुम्हारा, बहुत खराब है ये। सुन रहे हो आप मेरी बात को? तो ये बताता है फ्लक्स। तो फ्लक्स दो प्रकार से एग्जाम में आ सकता है, विदाउट एक्सपांशन, विद एक्सपांशन। विदाउट एक्सपांशन में सिर्फ सेपरेशन और रिप्लेसमेंट लेना है, विद एक्सपांशन में न्यू ज्वाइनिंग भी आपको लेनी चाहिए। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों इन सारे मेथड्स के साथ में? डन सर, ये पूरी बात हमको समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्या करते हैं वो लोग, कई बार ये ध्यान से सुनना, वो आपको कुछ फिगर दे देंगे और आपको मिसिंग फिगर निकालने पड़ेंगे। अगर आप इस 3 चीजों पे स्टिक हो, कुछ नहीं चाहिए, सेपरेशन चाहिए, एवरेज नंबर चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए और न्यू ज्वाइनिंग चाहिए। अब जिस मेथड से वो बोले वो लगाओ, आंसर निकालो। सुन रहे हो आप मेरी बात को? चलिए सर, ये भी समझ आ गया। अब इसमें एक और चीज भी आती है, इसी कॉन्सेप्ट के तहत आता है भैया, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर। ये क्या चीज है साहब, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट? बच्चों अभी आपने जो एम्प्लॉय टर्नओवर निकाला वो कैसा निकाला, साल भर का निकाला। ये सारा डेटा साल भर का लिया है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा साल भर का डेटा हो। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन ने आपको बताया सेपरेशन, उनने बोला 50 एम्प्लॉय सेपरेट हुए हैं, लेकिन ये 50 एम्प्लॉय पिछले सपोज 25 दिन का डेटा है। तो अब आपको एवरेज भी क्या करना है, 25 दिन का ही लेना है। तो सपोज 25 दिन का एवरेज एम्प्लॉय आपको क्वेश्चन ने बता दिया कि हमारे यहां एवरेज होता है से फॉर एग्जांपल 400 एम्प्लॉयज। अब आप ध्यान से सुनना और समझना, 400 कब का डेटा है, एक फर्स्ट डे और 25th डे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 का। लेकिन ये डेटा पूरा कितने दिन का है, 25 दिन का डेटा है बच्चों। अब 25 दिन का अगर आपको सेपरेशन से लेबर टर्नओवर निकालोगे कितना आएगा, S अपॉन एवरेज इंटू 100। तो 25 दिन का डेटा मेरा आया, कट 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 कट, कितना आएगा ये बच्चों, ये आएगा, ऐसे निकाल लूं मैं सर, अरे यार अब मैं भूल जाता हूं ना करते करते, कितना करूं यार, 12.5%। ये 12.5%, लेकिन सिर्फ कितने दिन का डेटा है, 25 दिन का लेबर टर्नओवर है। अब क्वेश्चन बोलेगा इक्विवेलेंट टर्नओवर निकालो, तो इक्विवेलेंट का मतलब है क्वेश्चन हमसे चाह रहा है पर एनम का बताओ, पूरे साल का बताओ। तो अगर 25 दिन का 12.5 है, कितने दिन का है ये 12.5, 25 दिन का, तो 365 दिन का कितना होगा, बस डिवाइड कर दो, 12.5 डिवाइड बाय 25 इंटू 365, 182.5%। मतलब भैया आपके यहां तो हद मची हुई है, आते कम है जाते ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा लेबर मूवमेंट चल रहा है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, अगर आपका लेबर टर्नओवर लेसर देन अ ईयर है तो उसे कंप्लीट ईयर में कन्वर्ट करने का नाम है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर लेबर टर्नओवर क्वार्टर का दिया हो तो इंटू 4 कर देना तो साल का निकल आएगा, 6 महीने का दिया हो इंटू 2 कर देना तो साल का निकल आएगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब है अगर लेबर टर्नओवर लेस देन अ ईयर का दिया है तो उसे ईयर में कन्वर्ट कर लो, बस यही कहलाता है इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी बच्चों। सर ये इलस्ट्रेशंस ये सब आप सॉल्व करते जाना, मैंने लिख दी है साथ में रेफरेंस के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि किस कॉन्सेप्ट को कहां देख सकते हैं। और हमारा लेबर का आखिरी कॉन्सेप्ट है बच्चों जो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, कॉन्सेप्ट 10। अब लेबर तो खत्म हो गया, यहां कॉन्सेप्ट 10 किसको लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि प्राइम कॉस्ट अगर कॉस्ट शीट पड़ी हो तो कैसे बनती थी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने आपके चैप्टर नंबर 2 में दे दिया है, और डायरेक्ट लेबर और ये आपको उन्होंने कहां दे दिया है, चैप्टर नंबर 3 में दे दिया है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपली उसका मतलब समझा देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों, वो सारा खर्चा जो मटेरियल और लेबर को छोड़ के डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है कि उसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा है, वो कहलाता है सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस। और वो खर्चा जो जनरली सब जगह लगा हुआ है, वो क्लियर नहीं है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना लगा तो उस प्रोडक्ट पर ही है पर पता नहीं एग्जैक्टली कितना, वो कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सुन रहे हैं आप मेरी बात को, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से ही समझ लो, मान लो कि मेरा एक आश्रम है और उस अनाथालय है, और उस अनाथालय में मैं ऐसे बच्चों को रखता हूं। बच्चों इसके लिए वैसे मैंने एक रील बना रखी है, आप मेरी रील चेक कर लेना 1 मिनट की, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो सीधे सीधे क्लियर है कि ये खर्चा इसी प्रोडक्ट पे हुआ है, वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो क्लियर नहीं है कि हुआ प्रोडक्ट पे ही है पर ओवरऑल ये नहीं पता किस पे कितना हुआ, वो सारा कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर क्या कहलाता है बच्चों, ओवरहेड। सुन रहे हो आप मेरी बात को, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। अब सुनना और समझना ध्यान से, मैं आगे क्या बोल रहा हूं।
बच्चों जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपको ICAI बोलता है कि आपको उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करना है, आपको उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। कैसे? एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का सीधे सॉल्व करा देता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक को लेके। बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ है नहीं, जरा सी बात है, 1 मिनट में बता देता हूं। ये रहा, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस की अगर बात करो तो ICAI ने पहले बोला व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उन्होंने बोला सारे के सारे खर्चे मटेरियल और लेबर के अलावा जो सीधे प्रोडक्ट पर आइडेंटिफिएबल हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट। जैसे रॉयल्टी, जैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक इक्विपमेंट हायर किया, पता है कि ये इक्विपमेंट सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए काम आएगा और किसी के लिए नहीं, तो उसके हायरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। अच्छा, कोई जनरल मशीन हायर की है जिससे मल्टीपल काम हो रहे तो वो ओवरहेड है, इनडायरेक्ट है। पर एक पर्टिकुलर मशीन जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए हायर की है तो उसका रेंट सिर्फ उस प्रोडक्ट पे चार्ज होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक डिजाइन ड्राइंग वगैरह आप बनवा रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन सिर्फ क्या बोलता है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है आइडेंटिफाई करो। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 16 उन्होंने दिया, उनने बोला 3 जॉब हुई है, A, B और C। इन 3 जॉब में आपको बस ये बताना है कि ये खर्चों की लिस्ट हम दे रहे हैं, ये बता दो कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट है। तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस पूछे हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट है। प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब A, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, A के लिए है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। किसका डायरेक्ट एक्सपेंस है? A का। हायर चार्जेस पेड फॉर मशीन यूज्ड फॉर जॉब B, सिर्फ एक पर्टिकुलर मशीन है, किसके लिए? जॉब B के लिए, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने हायर किया, तो क्लियर आइडेंटिफिएबल है कि ये B के लिए ही है। सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंस इनडायरेक्ट खर्चा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। वन टाइम लाइसेंस फीस पेड फॉर सॉफ्टवेयर यूज फॉर जॉब C, स्पेशली इस जॉब के लिए आपने सॉफ्टवेयर का पेमेंट किया है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। किस जॉब का? C का। C के डायरेक्ट खर्चे में चला जाएगा। सैलरी पेड टू मार्केटिंग इनडायरेक्ट है। लो पता चल गया, A में कितनी डायरेक्ट कॉस्ट गई, ये गई, B में कितनी गई, ये गई, C में कितनी गई, ये गई, ये पूरी डायरेक्ट कॉस्ट आपको मालूम चल गई। एग्जाम में इस तरीके से एक डायरेक्ट एक्सपेंस का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन कौन से डायरेक्ट खर्चे हैं, तो आपको वो क्लियर रखना है कि वो सारे के सारे खर्चे जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगे हैं मटेरियल और लेबर के अलावा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों मैंने आपको लेबर का पूरा 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट करा दिया। सारे के सारे 10 के 10 कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यू कैन चेक फॉर एग्जाम्स नाउ। इसके इलस्ट्रेशंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आई विल ट्राई कि आपके लिए प्रैक्टिस वीडियोस भी अलग से मैं लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आऊंगा। ये तो प्रैक्टिकल 1 शॉट रिवीजन था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच। भाई सब ठीक लग रहा हो तो प्लीज लाइक वाइक करते जाइयो। मेरे को बीच में बोलना है पर मैं भूल जाता हूं पढ़ाते टाइम कि बीच में कुछ और भी बोलना है। सो बच्चों थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।